Hello friends, welcome back to Sidra GS classes. This is Sidra Ansari and welcome to this amazing platform Sidra GS classes. जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कर रहे थे, उसके अंदर मैंने अपने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। तो स्टूडेंट्स, उन वीडियोस में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ाया है और क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया था। हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था मैनेजमेंट के बारे में कि हम लोग किस तरह से किसी भी चीज़ को मैनेजमेंट करते हैं, आई मीन क्रॉप को मैनेजमेंट करते हैं। मैंने उसमें आप लोगों को 3 चीज़ें बताई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है हमारा नो कॉस्ट प्रोडक्शन, एक लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है, एक हाई कॉस्ट प्रोडक्शन होता है क्रॉप का। तो ये 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी। तो जैसा कि स्टूडेंट्स वहाँ तक हमारा हो गया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे होता है। तो इस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे हमारा ये है कि हमारा जो प्लांट है यानी क्रॉप है उसके लिए कितने हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ज़रूरी है। तो हमारे जो 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर वो प्लांट में नहीं जाते हैं तो हमारी जो क्रॉप है वो उसका बहुत ज़्यादा उसके यील्ड पे बहुत ज़्यादा यानी प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किस तरह से होता है। तो 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं प्लांट को, उसकी नीड होती है, यानी इतने जो हमारे इसेंशियल का मतलब ये होता है बहुत ज़रूरी जो होते हैं, ठीक है। अब आपने सुना भी होगा कि ये जो हमारी जो न्यूट्रिशन है ये हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है। तो उसी तरह से जो हमारे मतलब न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होते हैं वो भी हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। उसमें हमारे आते हैं 16 इसेंशियल जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, वो एक टेबुलर फॉर्म में हम लोगों को गिवन है, तो आइए अब हम उसका देख लेते हैं। अब तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम वो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं जिनकी वजह से हमारा प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो हमारे जो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके लिए हमें एक टेबल दी गई है जिनको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप ये टेबल अभी देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगी, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से ये दिए हुए हैं। तो जो हमारे इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आइए मैं आपको ये पेपर के थ्रू समझाती हूँ। तो जो हमारे इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स वो कैसे होते हैं, उनको हम यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला हमारा हो जाता है मिनरल, सेकंड आ जाते हैं हमारे नॉन मिनरल, ठीक है। अब जो हमारे मिनरल हो गए और जो नॉन मिनरल हो गए, अब हमारे नॉन मिनरल जो होते हैं, नॉन मिनरल को भी हम यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट हो गया जो कि हमारी उस वाली जो हमारी टेबल है उसमें हमें गिवन है। अब जो हमारे मिनरल और नॉन मिनरल होते हैं, नॉन मिनरल में हमारे मैक्रो और माइक्रो होते हैं। अब मैक्रो का मतलब क्या है यहाँ पर और माइक्रो का मतलब क्या है। मैक्रो का मतलब ये होता है कि ये वाले जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, ठीक है। और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी, यानी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स इस फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आप लोगों को वो टेबल जो है वो इजीली समझा सकती हूँ। तो आइए वो टेबल देख लेते हैं अब क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल वाले जो थे वो गिवन है, यानी इसेंशियल को हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहले मिनरल और नॉन मिनरल। अब नॉन मिनरल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब उसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स की। तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
कार्बन। ये 3 जो होते हैं ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो प्लांट को मिनरल प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इधर देख लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करूँ अगर मैं, तो इसमें हमारे आ जाते हैं हमारा बोरोन, कॉपर, आयरन, क्लोराइड, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम और जिंक। ये सब किस में आ जाते हैं? हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो स्मॉल अमाउंट में हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए मैंने, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी में क्या है? प्राइमरी में मेरे पास पाया जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। और सेकेंडरी में है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो ये थी हमारी टेबल, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दी है। अच्छा, आप लोगों से ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, कौन से मिनरल वाले होते हैं, कौन से माइक्रो वाले होते हैं, कौन से प्राइमरी होते हैं, कौन से सेकेंडरी होते हैं। ये ऑल्सो पूछा जा सकता है आप लोगों से, क्योंकि जो आपका एग्जाम में आता है वो बहुत छोटी छोटी जगह से पूछ सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं पूछ सकते हैं। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो आपके नॉन मिनरल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके नाम बताइए, उनके एग्जांपल्स दीजिए। तो इस तरह से भी आप लोगों से ये सवाल पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को अभी से ये कर करके चलना है। तो अगर मैं देखूँ तो ये पूरे 16 होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये सब 16 हमारे इसेंशियल है, जो हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये प्लांट को नहीं मिलेंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, उसमें जो हमारी सॉइल फर्टाइल होती है, फर्टिलिटी रुक जाएगी उसकी, जिसकी वजह से हमारा प्लांट क्या होगा? रुक जाएगा, ग्रो नहीं करेगा, और हमारी क्रॉप क्या है? हमारी क्रॉप मर जाएगी, और फिर हमें शॉर्टेज ऑफ फूड देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये टेबल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ कि आगे हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़, यानी जो लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया भी है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं, है ना, तो उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ ये टेबल दी हुई है, इनकी मतलब ये है कि हमें एयर से क्या मिलता है, वाटर से क्या मिलता है और हमें सॉइल से क्या मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब ये भी देख लेते हैं कि ये टेबल में हमें क्या क्या गिवन है, इनके न्यूट्रिएंट्स मतलब इन सब से हमें क्या क्या मिलता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ये वाले टेबल के बारे में बात करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये टेबल जो है इसके अंदर हमें गिवन है सोर्स और न्यूट्रिएंट्स। अब सोर्स क्या है? हमारी एयर है। एयर से हमें क्या क्या मिलता है? एयर से प्लांट को मिलती है कार्बन और ऑक्सीजन। आपने अभी अगर मतलब आप अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं तो आपने सुना भी होगा, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और उसी ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसको प्लांट्स लेते हैं, यानी एक तरीके से देखा जाए तो एक साइकिल ही चल रही है ना। तो जो हमारे एयर से हमें क्या मिलता है? एयर से हमें मिलता है कार्बन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है ऑक्सीजन मिला के, यानी सी और कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के क्या बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, यही तो बनेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी मिलती है और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम वाटर क्या होता है हमारा? H2O। H2O में क्या क्या होता है हमारा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, अब सॉइल से हमें क्या क्या मिलते हैं? सॉइल से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया भी है। अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में कि आपको सॉइल से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ऑप्शंस में रहेंगे ओनली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ओनली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बोथ ए एंड बी। तो आप लोगों का आंसर वहाँ पे क्या होना चाहिए? आप लोगों का आंसर वहाँ पे होना चाहिए बोथ ए एंड बी, क्योंकि आपको दोनों ही न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, मैक्रो भी और माइक्रो भी, ठीक है। तो जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें सॉइल से मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें सॉइल से मिलते हैं वो कौन से होते हैं? आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। तो ये सब हमारे जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं हमारी सॉइल से, ठीक है। और जो हमारी सोर्स होती है
ये सब हमारी होती है। तो आई होप कि ये टेबल आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में समझ में आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हमें आगे की तरफ क्या गिवन है, आगे की तरफ है व्हाट हैपन्स इफ़ प्लांट लैक इन दीज न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, अब ये न्यूट्रिएंट्स हमने प्लांट्स को दे तो दिए, लेकिन अगर ये न्यूट्रिएंट्स हम प्लांट्स को ना दें तो फिर क्या होगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा प्लांट के ऊपर, क्या क्रॉप हमारी तब भी सही रहेगी या फिर कुछ उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि अगर प्लांट के अंदर मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है तो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो पहला पॉइंट इसमें ये है, यील्ड मे बी अफेक्टेड एज प्लांट्स वॉन्ट बी एबल टू रिप्रोड्यूस। यानी जो हमारी यील्ड, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप है, वो अफेक्ट हो जाएगा, किससे अफेक्ट हो जाएगा, हमारे लैक ऑफ न्यूट्रिएंट से, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो प्लांट है वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और आगे क्रॉप्स नहीं बन पाएंगी, है ना। तो ये सब जो होता है वो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट ग्रोथ कैन बी अफेक्टेड, प्लांट्स कैन गेट डिसीज ईजिली। अच्छा, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ है, अगर वो न्यूट्रिएंट्स हम उनको ना दें तो प्लांट की ग्रोथ क्या है, प्लांट की ग्रोथ वो रुक जाएगी, है ना। जो हमारा प्लांट है फिर वो ईजिली बीमार पड़ जाएगा, उसको जल्दी डिसीज़ लग जाएगी। जैसा कि अगर आप सपोज कीजिए कि आपको बहुत जल्दी जल्दी खाना ना मिले आपको, ठीक है, तो आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और आप बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब यही समझ लीजिए लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा आपके अंदर, तो आप बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आप जल्दी से बीमार पड़ जाएंगे, है ना। अब जब बीमार पड़ जाएंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और बहुत जल्दी उसको मतलब आप मर भी सकते हैं, है ना। तो अगर हमारे अंदर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाता है तो हमारी इजीली जो है डिसीज़ आ जाती है हमारे अंदर। तो उसी तरह से प्लांट के साथ भी है, प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है और प्लांट कैन गेट डिसीज इजीली, ठीक है। तो ये था हमारा कि व्हाट हैपन्स इफ प्लांट लैक इन दीज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो अब नीचे हमें कौन सा टॉपिक गिवन है, तो आइए वो देख लेते हैं। हाउ कैन वी इंक्रीज द यील्ड बाय प्रोवाइडिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। अच्छा, अगर हम ये वाले, अच्छा मैंने यहाँ पर ये बताया कि हम अगर प्लांट के अंदर इन चीज़ों की कमी हो जाए तो क्या होगा, लेकिन हम किसी भी मतलब ये किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को देकर, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहला मेथड हमारा ये है यूजिंग ऑफ मैन्योर। अब ये मैन्योर क्या है, अब मैन्योर के बारे में डिस्कस करते हैं कि मैन्योर क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। अच्छा, आप सपोज कीजिए कि आप किचन में खड़े होके ना वेजिटेबल्स काट रहे हैं, ठीक है, वैसे तो आप काटते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी सपोज कर लीजिए कि आप किचन में खड़े होकर वेजिटेबल्स काट रहे हैं। अब उन वेजिटेबल्स के जो आपको मतलब उनके छिलके जो होते हैं, आपने क्या किया, डस्टबिन में डालने की बजाय आपने क्या किया, उसको एक गड्ढे के अंदर डाल दिया। अब उस गड्ढे के अंदर आपने डाल तो दिया और उसको फिर चेक किया आपने 1 महीने बाद, तो क्या होगा, वो जो हमारा मतलब वहाँ पर आपको वो वेजिटेबल्स के मतलब छिलके नहीं मिलेंगे, आपको एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस मिलेगा जो कि मिट्टी के टाइप का होता है। तो वो क्या करता है, आप मतलब जो आपकी सॉइल होती है उसको फर्टिलिटी देता है, उसकी वजह से हमारी सॉइल क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप इजीली मतलब एकदम ग्रो करती जाती है। तो वो क्या होता है, हमारी सॉइल को अच्छा करता है, फर्टाइल करता है, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप एकदम बढ़ जाती है, उसके अंदर बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, तो ये हमारी जो क्रॉप है उसको फ़ायदा देता है। तो अगर हम मैन्योर, तो ये जो हमारा बना है ब्राउन कलर का सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मैन्योर, ठीक है। तो ये मैन्योर हमारा वही सब्सटेंस है जो हमारी सॉइल को फर्टिलिटी देता है, ठीक है। तो फर्टिलिटी गेन करने के लिए ज़्यादातर लोग जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर का यूज़ करते हैं। वैसे मैंने भी अपने यहाँ पर कभी किया है, जो हमारी वेजिटेबल्स हम लोग घर पे काटते हैं उनके छिलकों को मैं ऐसे डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, ऑलवेज़ मैं एक गड्ढे के अंदर डालती हूँ, फिर उसको हम लोग अपने प्लांट्स में डालते हैं। हम लोग फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ करते हैं ना, जिससे हमारी जो प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है ना। तो आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा घर पे, यूजिंग ऑफ मैन्योर। अच्छा, ये यूजिंग ऑफ मैन्योर तो यही होता है जो हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हुए और एनिमल का एक्सक्रीटा हुआ, है ना। तो
ये सब यूज़ करने से हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो गई। लेकिन जो आप कभी आपने घर पे चावल धोए होंगे, तो चावल धोने के बाद जो पानी निकलता है उसमें वाइट कलर का, तो उस पानी को भी आप अगर अपने प्लांट्स में डालते हैं तो वो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देता है आपके प्लांट्स को, जिसकी वजह से आपके प्लांट की जो मतलब ग्रोथ है वो ईजिली हो जाती है, बहुत हरे भरे प्लांट हो जाते हैं। तो देखिए, स्टडी के साथ साथ ना मैं आप लोगों को प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ। अगर किसी के घर पे किसी को प्लांटिंग का शौक है तो वो इनसे अपनी मतलब अपने प्लांट्स को अच्छा कर सकता है ये सब डाल के। तो और जो हमारे, अगर आप के पास आपको फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं, आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब वो होती है ना प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र्स बनता है, तो आप उसका फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जो अपने प्लांट्स में आप डालेंगे तो आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका प्लांट एकदम बढ़ जाएगा और हरा भरा भी रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप अगर यूज़ करते हैं, और चाय पत्ती जो होती है, चाय बनने के बाद चाय पत्ती रह जाती है, उसको वेस्ट नहीं करना, उसको भी आप लोगों को अपने प्लांट्स में ही डालना है, जिसकी वजह से हमारी क्या हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो मैन्योर भी एक ऐसी ही चीज़ है जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, आपको बस वेस्ट नहीं करना है, आपको उसमें आपने प्लांट्स के अंदर डाल देना है, तो उसकी वजह से हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं हम अपने फीचर्स ऑफ मैन्योर के। मैन्योर के फीचर्स क्या क्या हैं। तो मैन्योर की फीचर ये है, मैन्योर मेनली कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर विच इंक्रीज जिस फर्टिलिटी एंड सॉइल स्ट्रक्चर। मैन्योर क्या है, मैन्योर एक हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, यानी नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर है, इसको हम नेचुरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेचुरल। तो मैन्योर हमारा एक नेचुरल मैटर है, यानी ऑर्गेनिक मैटर है, जो क्या करता है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है और सॉइल की स्ट्रक्चर को अच्छा बनाता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ यानी क्रॉप जो है वो इजीली बन जाती है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट इसमें ये है, यूजिंग मैन्योर इज़ ए वे टू रिसाइकिल फार्म वेस्ट। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग ऐसा करते हैं ना कि आपके घर में एक प्लेट टूट गई, आप क्या करेंगे, उस प्लेट को लेंगे और उसके ऊपर पेंटिंग वगैरह करके उसको अच्छी सी बहुत अच्छी डेकोरेशन करके आप लोग अपने घर में उसको टंगा देते हैं, तो वो क्या हुआ, रिसाइकलिंग हुआ है ना। तो ऐसा भी यहीं पर होता है। मैन्योर क्या होता है, वो जो हमारा वेस्ट होता है तो उसी को हम रिसाइकिल करके अपने प्लांट्स में यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है ना। अब बात करते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट की। थर्ड क्या है, मैन्योर इज़ कम्प्लीटली हेल्दी फॉर द प्लांट एज वेल एज द इन्वायरमेंट। मैन्योर क्या है, हेल्दी है हमारे प्लांट्स के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी। ठीक है, इससे हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मैन्योर के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाउ कैन वी इंक्रीज द यील्ड बाय प्रोवाइडिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। पहला मेथड हमने ये पढ़ लिया, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके सेकंड मेथड की तरफ चलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ कंपोस्टिंग। अच्छा, कंपोस्टिंग क्या है। कंपोस्टिंग the process of recycling farm waste material by decomposition animal excreta, sewage waste, vegetable waste and weeds etc to prepare compost is called composting। आज कंपोस्टिंग क्या होती है, कंपोस्टिंग भी यही होती है कि जब आप कोई भी अपना वेस्ट मटेरियल जैसे कि वेजिटेबल्स के छिलके या फिर एनिमल का एक्सक्रीटा, वीड्स, इन सबको इकट्ठा करके आप किसी गड्ढे में डालते हैं या फिर उससे मतलब एक कंपोस्ट बना लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक मतलब मैन्योर की तरह ही है, जैसे आपने अभी तक यूजिंग ऑफ मैन्योर किया था, है ना, तो ये भी मैन्योर की तरह ही है हमारा कंपोस्टिंग। अच्छा, अब कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में डिफरेंस आ जाता है मेरा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस ये होता है, ए मैन्योर प्रिपेयर फ्रॉम वेस्ट मटेरियल सच एज काउ डंक, सीवेज, वेजिटेबल्स वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट। जो हमारा कंपोस्ट है वो किससे बनता है, वो हमारे वेस्ट मटेरियल से बनता है, जो कि मतलब ऐसा है कि आपने वेजिटेबल्स के छिलके लिए, आपने एनिमल का एक्सक्रीटा लिया, उन सबको इकट्ठा करके आपने क्या किया, नेचुरली एक गड्ढे में डाल दिया। अब कुछ महीने बाद आपने जाके देखा तो वहाँ पे एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस आपको मिला, तो उसी को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसी के अंदर अर्थवॉर्म और डाल दिए हैं, तो अर्थवॉर्म उस मतलब वेस्ट प्रोडक्ट के साथ अर्थवॉर्म भी डाल दिया, तो उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। अगर आपने उसमें यूजिंग ऑफ अर्थवॉर्म किया है तो उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। अगर आपने नेचुरली डालते हैं सब वेस्ट मटेरियल तो उसको हम बोलते हैं सिंपली कंपोस्ट। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब इसका नेक्स्ट
पॉइंट क्या है नेक्स्ट है, टेक अराउंड 3 to 6 months इन द फॉर्मेशन। अच्छा, ये बनने में कितना टाइम लेता है, ये लेता है हमारे 3 से 6 महीने, यानी 3 से 6 महीने में जो हमारा कंपोस्ट है वो बन जाता है। ठीक है, ये कितना टाइम लेता है, ये लेता है हमारा 1 से 2 महीने इन द फॉर्मेशन में 1 से 2 महीने लेता है, क्योंकि इसमें अर्थवॉर्म भी होता है इसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। जल्दी जल्दी अर्थवॉर्म की वजह से ये जल्दी जल्दी बन जाता है। लेकिन अगर आप कंपोस्ट बनाने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा कंपोस्ट आपके पास है तो वो लगभग आपका 1 महीना ले जाएगा, आप 1 महीने में भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सारा हमारा कंपोस्ट की बात कर रहा है कि बहुत सारा अगर कंपोस्ट है तो वो 3 से 6 महीने में हमारा बन के तैयार होता है। और वर्मी कंपोस्ट 1 से 2 महीने में तैयार होता है, क्यों, क्योंकि उसमें अर्थवॉर्म भी हमारे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द माइक्रोब्स डीके द मैटर एंड मैन्योर इज फॉर्म्ड। इसके अंदर क्या फॉर्म होता है, हमारे मैन्योर्स वगैरह फॉर्म हो जाते हैं, है ना। ठीक है, अब अर्थवॉर्म रिड्यूस द मैटर एंड द कंपोस्ट इज फॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करता है, हमारा मैटर को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और मैटर एंड कंपोस्ट इज फॉर्म, मैटर और कंपोस्ट इसमें बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा डिफरेंसेस के बारे में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ कि आगे हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। पहला था हमने देख लिया था यूजिंग बाय मैन्योर। अच्छा, यूजिंग बाय मैन्योर मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन अब हम देख लेते हैं यूजिंग फर्टिलाइजर्स। अच्छा, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं एक केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस एडेड टू सॉइल और लैंड टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ये क्या होते हैं, हमारे केमिकल्स होते हैं कुछ टाइप की, जिनको हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं, जो सॉइल की हमारी फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। अच्छा, वो क्या थे, वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट से बन रहे थे। और फर्टिलाइजर्स जो है हमारे, वो एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारे, और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स हमारे एक तरह के केमिकल्स होते हैं, जो भी फर्टिलाइजर्स भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट से ही बनते हैं वैसे तो, लेकिन ये एक तरह के केमिकल्स होते हैं जिनको हम सॉइल में डालते हैं, तो जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज बाय फार्मर। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जो जिनको फार्मर्स यूज़ करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे लाइमस्टोन और रॉक फॉस्फेट। लाइमस्टोन जो हमारा CaCO3 होता है, रॉक फॉस्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो अभी यहाँ पर मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि रॉक फॉस्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारे लाइमस्टोन और रॉक फॉस्फेट, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से जो फार्मर्स यूज़ करते हैं अपनी मतलब क्रॉप की सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। अब कुछ आर्टिफिशियल भी फर्टिलाइजर्स होते हैं जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट हमारा क्या होता है, NH4NO3 का होल थ्राइस, ये होता है हमारा अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट ये होता है। तो ये है हमारे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो कि फार्मर्स यूज़ करते हैं उसकी मतलब ये समझ लीजिए कि फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए सॉइल की। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्टिलाइजर्स के बारे में। अब फीचर्स, जैसे कि हमने फीचर्स ऑफ मैन्योर पढ़े थे, उसी तरह से हम फीचर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स भी पढ़ेंगे। ये क्या होता है फीचर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, फीचर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई यील्ड्स इन द हाई कोस्ट फार्मिंग मेथड्स। ये किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मतलब यील्ड्स होता है हमारा प्रोडक्शन, यानी हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोडक्शन बढ़ेगा जिससे हमें शॉर्टेज ऑफ फूड या शॉर्टेज ऑफ क्रॉप ना देखने को मिले। ठीक है, तो ये होता है हमारा हाई यील्ड्स के लिए, उनका फॉर्मेशन अच्छा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा प्रोवाइड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस टू द सॉइल। अच्छा, क्या होता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। NPK देते हैं ये, मतलब उसको हमारी सॉइल को क्या देते हैं, NPK। ये हमारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ये सॉइल को देते हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो अब देख लेते हैं हमारे प्रिकॉशंस विद फर्टिलाइजर्स। अच्छा, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए फर्टिलाइजर्स के साथ। अगर हम फर्टिलाइजर्स, ऐसा नहीं है कि आप फर्टिलाइजर्स आप कितना भी डाल दें तो वो आपकी ग्रोथ ही अच्छी करेगा, कभी कभी नुकसान भी कर जाता है। तो आइए अब देख लेते हैं।
Excess use of fertilizers can lead to water pollution as the extra fertilizers get washed away during irrigation. इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन का मतलब अगर आप लोगों को पता हो तो इरिगेशन होता है हमारा प्लांट्स में नॉर्मली पानी देना। अगर आप प्लांट्स में पानी दे रहे हैं तो आप इरिगेशन कर रहे हैं। इरिगेशन यानी प्लांट्स में पानी देना, ठीक है। अब जो हमारे अगर हम फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, सपोज़ कीजिए कि आपने फर्टिलाइज़र को पानी में मिला के उसको प्लांट को दे दिया, तो एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र क्या करता है? हमारा वाटर पोल्यूशन करता है, क्योंकि आपने उस फर्टिलाइज़र को पानी में मिलाया और पानी में मिलाने के बाद क्या होगा? वो वाटर जो होगा वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से आप उसको प्लांट्स में देंगे। अच्छा, ज़रूरत तो आपके प्लांट को थी, है ना, न्यूट्रिएंट्स की, लेकिन आपने पहले दे दिया उसको वाटर को, लेकिन तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से हमारा जो वाटर था वो पॉल्यूटेड हो गया। अब जब पॉल्यूटेड हो गया वो, अब पॉल्यूटेड वाटर आप उसमें डाल रहे हैं प्लांट में, तो वो प्लांट की ग्रोथ को रोकेगा, है ना। तो ये प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए हमें फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एज वेल। अच्छा, अगर हम ज़्यादा यूज़ फर्टिलाइज़र का करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारे जो प्लांट की रूट्स होती हैं, रूट्स हमारी गल जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी फर्टिलिटी क्या हो जाती है। और हाँ, जब रूट्स, पता है क्यों गलती हैं? क्योंकि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है ना। और उसकी वजह से क्या होता है? हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है, हमारा प्लांट मर जाता है, सूख जाता है बिल्कुल। तो ये था हमारा फर्टिलाइज़र्स के बारे में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मुश्किल से वीडियोस बनती है, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, मतलब आता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मैं अपने चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियोस ला पाऊँगी, आपको और अच्छा पढ़ा पाऊँगी। क्योंकि जो मोटिवेशन होती है ना, वो बच्चों से ही आती है, क्योंकि जब वो हमें मोटिवेट करते हैं तो उसकी वजह से हम बहुत अच्छा कर पाते हैं, है ना। तो अगर आप मेरे साथ मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं उससे भी अच्छा करूँगी। तो स्टूडेंट्स, आपकी सपोर्ट से ही मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी, और अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं उसके लिए अच्छा नहीं कर पाऊँगी स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को देखिए, जिसकी वजह से मैं सक्सेस हो पाऊँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।